हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी टीचर, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए लेके आई हूँ इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस, जिसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीटेट पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 के लिए ईवीएस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईवीएस में जो बच्चों में सबसे पहली आपको बात बताऊं तो सारी चीजें जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, जो अभी जस्ट लास्ट टाइम सीटेट हुआ था, तो काफी सारे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि काफी सारी चीजें जो आई थी वो एनसीईआरटी से पूछी जा रही थी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के चैप्टर्स कई सारे, तो चैप्टर्स जस्ट केवीएस में भी इनफैक्ट बात करूं तो सीटेट के साथ साथ केवीएस की भी बात करूं तो केवीएस में भी काफी सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो कि मतलब क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल चैप्टर से उठा के रख दिए जा रहे थे, टॉपिक को उठा के सीधे सीधा वहां पे रख दिया जा रहा था। तो आपको सबसे पहला काम है ईवीएस को पढ़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज जो है वो ये करनी है कि आपको एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें आ रही है, कैसे कैसे चीजें आ रही है। वो जो चैप्टर्स है उनको तो आपने करना ही करना है, उसके साथ साथ जो उसके क्वेश्चंस है वो भी लगाना है। अब देखो, उसको जो उसके चैप्टर्स हैं और जो क्वेश्चंस है वो मैं भी आपको अपने साथ लगवाऊंगी और करवाऊंगी, लेकिन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको सबसे पहले पूरा जाके एक पूरी अच्छे से उसकी रीडिंग लगा लेनी है, पढ़ लेना है, समझ लेना है कि उसमें क्या क्या सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे और जो उसके क्वेश्चंस हैं, जो सारी चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो नहीं हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता भी सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन कैसा है, ये कैसे हो रहा है, पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब जरूर आपको दिया जाएगा। आपको मैं पक्का रिप्लाई दूंगी और मैं आपको या फिर उस क्वेश्चन को ही उठा के मैं अगली क्लास में जो अगली वीडियो बनाऊंगी, मेरी अगली वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर के साथ मैं आऊंगी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसपे हम बात करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन, तो जनरली हम पहले बात करें तो हम खाना क्यों खाते हैं, हम फूड क्यों खाते हैं। तो हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी। हमें एनर्जी लेने के लिए हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, और उसको खाने के बाद हम अपने जो भी हम सारे काम होते हैं उनको आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हम खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। अब फूड एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो फूड ही एक ऐसे सब्सटेंस है जो आपको आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद बात करें, देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर बात करें, 2 तरीके के आपके न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे जीव जंतु जिनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है पता है, स्वपोषी। हेटरोट्रॉपिक मतलब परपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी मतलब खुद अपना खाना बना रहे हैं, खुद से सारी चीजें कर रहे हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो ही आपके स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं या ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जंतु जो कि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, निर्भर करते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब जनरली इन दोनों मोड्स पे भी मैं एक मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं बात करूंगी प्रॉपर न्यूट्रिशन के मोड्स पे ही पूरी बात होगी, जिसके अंदर वो अगले वीडियो में बात होगी, उसको भी जरूर देखिएगा। तो अभी आगे बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। तो होता क्या है न्यूट्रिशन, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक तत्वों से, खाने में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उनसे ही जो हमने प्राप्त किया वही आपका पोषण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल और हेल्थ। अब न्यूट्रिएंट्स ही ऐसे क्या होते हैं, ऐसी चीज होती है, ऐसे पार्ट, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद बात करें न्यूट्रिएंट्स, हम इसको क्लासिफाई करते हैं 2 भागों में, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो एंड मैक्रो से क्या तात्पर्य है, देखो इनको हिंदी में मैक्रो को बृहदाणु और माइक्रो को लघु अणु कहा जाता है।
अब माइक्रो और मैक्रो क्या चीजें होती हैं? अब मैक्रो को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। तो ये सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा हो गया फैट और तीसरा हो गया प्रोटीन। तो ये तीनों आपके क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके अब क्या बच गया? विटामिन्स, मिनरल्स, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स और खनिज लवण ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, जो कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बाद अगर बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब एकदम उसी समय आपको तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत, तात्क्षणिक तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत। जैसे ही आपको ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो एकदम आप खाओ और फट से आपको क्या मिल जाए? ऊर्जा। ठीक है, जैसे आपने ऐड में देखा होगा, मैंने कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का ऐड आता है, उसमें देखते हो उस बच्चा बाहर खेल रहा होता है धूप में और फिर सूरज आया, सूरज पड़ा सर पे और उसने सारा सक कर लिया, उसकी एनर्जी गई। फिर घर पे आते उसकी मम्मी उसके लिए ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज पिलाती है एंड देन वो एनर्जी से फुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आपका एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी की वजह से क्या होता है? आपको एनर्जी मिल जाती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक तरीके का आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपका एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट में आपके कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो 1:2:1 के रेशियो में आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? आपकी ग्लूकोज की बात हुई। अब आपके जो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके कितने तरीके के होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 3 तरीके के, स्टार्च है, शुगर है और सेलुलोज है। अब भैया स्टार्च की बात करें तो जो आपका स्टार्च होता है वो आपका जनरली जो आपके फ्रूट्स होते हैं, जैसे सीरियल है, फ्रूट्स तो शुगर में होते हैं, सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, पोटैटो, जो भी ये पोटैटोज जैसे उसके ट्यूबर होता है ना, उसमें आपका स्टार्च होता है। स्वीट पोटैटो हो गया, टैपियोका हो गया, इन सब में आपका क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अब अगर शुगर की बात करें तो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उनमें क्या पाई जाती है? आपकी शुगर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज शुगर। ठीक, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद सेलुलोज की। अब सेलुलोज जो है, जो आपका सेलुलोज है ये आपका पाया जाता है जनरली जितने भी आपकी सेल वॉल्स होती हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, उनकी सेल वॉल यानी कि जो छिलका होता है ना बेटा, छिलके आपका जो उसका बना होता है सेलुलोज का। छिलका किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो ये आपका सेलुलोज है। अब हमारा जो शरीर है, हम जो हैं इंसान, ह्यूमंस, तो हमारा शरीर सेलुलोज के पाचन के लिए नहीं बना होता है। तो हम, अब भैया आप ये कहेंगे मैम हम तो छिलके के साथ खाना खा रहे हैं और कहता है डॉक्टर कि भैया छिलका खाना तो बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है छिलका खाना, लेकिन क्या है उससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सही रहता है, बोल मूवमेंट से जो पेट के वो प्रॉपर तरीके से सही रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो छिलका खाना तो सही है, लेकिन वो सेलुलोज टूटता नहीं है आपकी बॉडी में जाके, ब्रेक डाउन नहीं होता, वो एज इट इज ही आपकी बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। किसके फॉर्म में? एक्सक्रीटा के फॉर्म में, उत्सर्जन के रूप में उत्सर्जी होके बाहर निकल के वो आ जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई किसकी?
सेलुलोज की। अब पाचन होता किसमें होगा सेलुलोज का, फिर हमारे अंदर तो हो नहीं रहा पाचन, तो पाचन होता है रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले जानवर। ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं उनमें ही सेलुलोज का पाचन हो पाता है। उनके अंदर उनके बॉडी पार्ट में रूमेन नाम का एक पार्ट होता है। जैसे ही वो खाना खाते हैं तो वो सारा खाना उनका सेव हो जाता है उस रूमेन में। तो वो रूमेन में सेव होने के बाद क्या होता है, आपका खाना सब वहीं पे रहता है और फिर धीरे धीरे चंक्स के फॉर्म में, छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में मुंह पे आता है और फिर वो उसे चबाते रहते हैं और फिर वो आपके अपने अमाशय में डालते रहते हैं, अपने स्टमक में वापस डालते थे, फिर वो पूरा प्रोसेस होता चलता रहता है। तो रूमिनेंट्स इसीलिए वो दिन भर जुगाली करते थे, क्योंकि छोटे छोटे चंक्स के फॉर्म में खाना क्या होता है मुंह के अंदर आता रहता है और ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, रूमिनेंट्स की। अब इसके बाद अगर बात करें सेलुलोज के बाद, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3। अब जो आपके शुगर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो उनको डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड या इसे डाइसैकेराइड भी कहा जाता है, और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब जो आपकी बात करूं मैं इसकी, तो सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड को तो आप जानते ही हैं, क्या है मोनोसैकेराइड, जैसे आपके ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो ये सारे आपके मोनोसैकेराइड्स हैं जो सिर्फ एक सिंगल यूनिट से बने हैं, वो आपके मोनोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोशुगर, जो ये मोनोशुगर है ना, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो होते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड्स, या फिर इनको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। तो ये दोनों जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इससे क्या बन गया आपका माल्टोज शुगर, और आपके जैसे सुक्रोज किससे बना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो इससे बन गया आपका माल्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना आपका सुक्रोज, और ग्लूकोज से आपका बन गया क्या, माल्टोज। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करी पॉलीसैकेराइड की, अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोशुगर। अब इसमें बात करें डाइसैकेराइड, अब भैया आप कहोगे कि मैम आपने डाइसैकेराइड में भी ये बताया, पॉली में भी ये बता रहे, नहीं, डाइसैकेराइड में यानी कि ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ आपके 2 से लेके 10 तक ही हो सकते हैं मोनोशुगर्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, लेकिन पॉली में अनगिनत कितने भी हो सकते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोशुगर, जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोशुगर से मिलके बनता है, वो होते हैं आपके जैसे सेलुलोज हो गया और स्टार्च हो गया, ये आपके क्या होते हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। अब इसके बाद बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज शुगर आपकी कहाँ मिलती है, मिल्क में। ठीक है, लैक्टोज एंड मिल्क शुगर इज फाउंड इन मिल्क। ठीक है, अब जो भी ये पाई जाती है ये मिल्क में पाई जाती है। और हाँ, एक और बात बताओ, ह्यूमन जो मिल्क है आपका ना, ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा लैक्टोज शुगर पाई जाती है कंपैरिजन टू बफेलो, गोट, काऊ, गाय, बकरी, भैंस, इनके दूध में इतना ज्यादा लैक्टोज शुगर नहीं पाई जाती है जो ह्यूमन मिल्क में पाई जाती है। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज शुगर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और लैक्टोज शुगर क्या होता है, जनरली ये काफी हमारे ना गट के लिए भी, जैसे बोला जाता है जब आपको फूड इन्फेक्शन या कुछ हो जाए तो आपको दही खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि आपकी उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है और लैक्टोज एसिड में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रही होती है, जो दूध से दही में जब कन्वर्ट होता है तो लैक्टोज शुगर लैक्टोज एसिड में कन्वर्ट हो, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रही होती है। तो आपको कहा जाता है क्योंकि वो हमारे गट के लिए काफी अच्छा रहता है। एक तो लैक्टोबैसिलस होता है उसमें, वो भी हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है, तो हमारी गट के लिए अच्छा है। ठीक है, और दूसरी बात उसमें लैक्टोज शुगर होती है, तो लैक्टोज शुगर भी हमारी गट के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हमें ज्यादातर क्या, दही का भी सेवन करना चाहिए, अपने खाने में दही शामिल करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एवरेज नीड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एडल्ट पर्सन इज 5 ग्राम पर डे। एक वयस्क व्यक्ति में आपका कितना होना चाहिए, 500 ग्राम कम से कम उसे कार्बोहाइड्रेट को क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। अब अगर यहीं पे मैं बात करूं, एक लैक्टेटिंग मदर या कोई फिजिकल वर्क करने वाला पर्सन है या कोई भी है, तो जो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा काम करता है, तो उसको, या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा चाहिए होती है। और जैसे कि बात करूं अगर एक बच्चे की बात करूं, तो एक बच्चे को भी आपकी ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होती है,
कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। इसके बाद बात करें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। जो हमारे शरीर में एक्सेस, जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर में गया, ठीक है, उसके बाद अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया हमारे शरीर में तो वो हमारे शरीर में लीवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव हो जाता है। कौन? एक्सेस ग्लूकोज। अब भैया हमारे शरीर में तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके सेव हो गया, अब प्लांट्स में किस फॉर्म में जाके सेव होता होगा? अब प्लांट्स में सेव होता है वो किस फॉर्म में पता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट्स में जो भी एक्सेस ग्लूकोज है वो आपका सेव हो जाता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो इसीलिए जो पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, उन सब में जो भी आपका शुगर पाया जाता है ना बेटा, वो स्टार्च ही होता है। स्टार्च कहते हैं ना, सुना होगा जनरली आपने, स्टार्च जिसमें तो स्टार्च इसमें इतना स्टार्च है, तो वो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज है वो आपका जाके सेव हो जाता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट आपका जनरली, आपको मैंने जो सबसे पहली बात बताई थी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देता है? एनर्जी। अमाउंट में नहीं, ज्यादा अमाउंट में नहीं कहेंगे, इंस्टेंट अमाउंट में आपको एनर्जी देता है। तो ये आपका कौन है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे अब कहीं घूमने चले जाओ, ज्यादा चल लेते हो, थक जाते हो, उसके बाद चॉकलेट्स रखे रहते हो ना, डार्क चॉकलेट क्यों रखे रहते हो? क्योंकि वो उसमें क्या प्रेजेंट है? थोड़ा सा शुगर प्रेजेंट रहता है। चॉकलेट्स रखे तो खा लो। अब और क्या होता है, घर पे पहुंचे थक के, कहीं से नींबू पानी बना, अब भैया आपने कहा कि नींबू पानी से ताकत आ गई, नहीं, उसमें जो शुगर प्रेजेंट था उसने आपको इंस्टेंट एनर्जी दे दी। ऐसे ही आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हो, ठीक है, जनरली आजकल पता नहीं बहुत सारी चीजें आ रही हैं और भी मार्केट में, तो कहते हैं कि यार इसको पी लो तो नींद गायब हो जाएगी और बढ़िया से आप आराम से रात भर पढ़ सकते हो। तो इनमें सब में क्या होती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है, जो आपको क्या करती है? इंस्टेंट एनर्जी देती है, जिससे आप एक्टिवेट हो जाते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम बात करेंगे फैट के बारे में। अब फैट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की तो जनरली हमने बात कर ली। अब फैट, मैंने जो बोला था एक चीज कार्बोहाइड्रेट में कि रिचेस्ट सोर्स, कार्बोहाइड्रेट में मैंने बोला कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कैसे सोर्स होते हैं? इंस्टेंट सोर्स। अब यहां पर बात हो रही है जो आपके फैट हैं, ये फैट आपका क्या है? ये फैट है आपके, बंद करना, रोकना। तो फैट की बात कर रहे थे, मैंने क्या कहा? आपके जो क्या थे? कार्बोहाइड्रेट थे, वो तो आपके क्या हो गए थे? कार्बोहाइड्रेट क्या थे आपके? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मैं अगर बात करूं फैट की, तो आपका फैट क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये, अब इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। जो फैट्स हैं वो आपके रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके होते हैं ना बेटा, वो कभी भी वाटर में घुलते नहीं है। कभी भी घी डाल दो या तेल डाल दो पानी के ऊपर ना, वो तैरता रहता है। एक तो रीजन है डेंसिटी का, उसके अलावा दूसरा रीजन है आपका किसका? कि वो फैट है। तो फैट कभी भी वाटर में नहीं घुलता है, दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें वो घुल जाता है, लेकिन आपका वाटर में नहीं घुलता। और अगर आपका जो फैट की बात करें, 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम फैट आपको देता है। दूसरी बात करें, फैट्स कहाँ से मिलते हैं आपको? भैया घी है, बटर है, ऑयल है, दुनिया भर के हैं, ठीक है, इन सब से आपको क्या मिलता है? फैट मिल जाता है। अब फैट्स जनरली जो पाए जाते हैं वो आपके एडिपोज टिश्यूज, देख रहे हो ये जो आपके ये लेयर है, इसके नीचे आपके एडिपोज टिश्यूज हैं। तो आपको जो भी आप जितना फैट कंज्यूम करते हो ना, वो जाके वहां पे सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फैट्स को। ये जनरली एडिपोज टिश्यूज में आपका फाउंड होता है, मिलता है। ठीक है, अब आपके जो फैट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ठोस रूप में जो होते हैं वो होता है आपका सैचुरेटेड, और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो होता है आपके अनसैचुरेटेड। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, कोकोनट ऑयल, वो भी आपका सैचुरेटेड फैट में आता है। अनसैचुरेटेड फैट में सारा लिक्विड में जो होता है वो आ जाता है आपका
ऑयल। ठीक है, अब इसके बाद बात करें वेजिटेबल फैट्स आर हाईली अनसेचुरेटेड वाइल एनिमल फैट्स आर सेचुरेटेड। अब जो भी आपका वेजिटेबल फैट है, जो भी आपको प्लांट से मिला हुआ फैट है, तो वो आपका क्या होता है, हाईली अनसेचुरेटेड, जबकि एनिमल फैट घी है, बटर है, ये आपके सारे सेचुरेटेड फैट होते हैं। एक्सेस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इनहेंसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब क्या है, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में, आप भैया आजकल तो क्या चल रहा है, बच्चे हैं इतना जंक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जंक खाते रहते हैं दुनिया भर का, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो जंक खा रहे हैं, ऊपर से कहीं खा रहे हैं छोले भटूरे, मटर कुलचे, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है वो जाके जम जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई बार तो ये कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है। अब क्या होता है, आपकी जो वेन्स हैं वो उनको ना धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, और फिर वो आपकी वेन्स जो भी आपकी ब्लड को लेके जाती हैं, तो उनको वो ब्लॉक करने लग जाता है, आर्टरीज वेन्स को ब्लॉक करने लग जाता है। और क्या होता है, अब भैया आपका हार्ट है, वो क्या कर रहा है, आपका हृदय लगातार उसको खून की सप्लाई करनी है आपकी बॉडी में, वो भेजता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दिक्कत आ रही है, अब वो वेन्स को, आर्टरीज को उसने ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो ब्लॉक कर दिया हुआ है तो फिर वो आगे कैसे बढ़े भाई। अब तो जब वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, अब हृदय को, हमारे हार्ट को क्या करना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा प्रेशर से जोर लगा रहा है भैया कि मुझे पंप करना है, ब्लड पंप करना है, आगे पहुँचाना है, ब्लड को पंप करना है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, वो नहीं कर पाता, और फिर हार्ट अटैक वगैरह वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, एक कारण आपका हार्ट अटैक का बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं, आपके ना एक और चीज़ होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, और फिर विटामिन्स में दूसरी और वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, चार्ट वगैरह। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, और आपके कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उनकी भी बात यहीं पे कर लेते हैं। फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। अब फैट सॉल्युबल क्या है, विटामिन ए, डी, ई, के, फैट। ठीक है, और आपके वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, विटामिन बी और सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं, ये आपके फैट सॉल्युबल हैं। अब क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। अब विटामिन जैसे डी की बात कर लें, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में तब तक सिंथेसाइज नहीं हो सकता जब तक हम प्रॉपर अमाउंट में फैट को अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हैं। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में फैट अपनी बॉडी में नहीं लेंगे तो आपका क्या नहीं होगा, आपको जो विटामिन डी का, अब जैसे जनरली तो हम रहते हैं फ्लैटों में, आजकल इतने फ्लैट्स हैं, उनके अंदर रहते हैं, बंद रहते हैं, दिन भर काम किया, ये किया, वीडियो गेम खेला, नहीं तो कुछ किया, बस इसमें ही सारा टाइम चले जाता है, और यही सारी चीज़ें हो जाती हैं, ख़त्म, दैट्स इट। ठीक है, और विटामिन डी मिला कुछ नहीं, लेकिन जिस बंदे को विटामिन डी मिल रहा है, ठीक है, उसको भी, उसकी बॉडी में भी भैया विटामिन डी की कमी निकल के आ रही है। अब यहाँ पर जितने दिल्ली में रह रहे हैं ना, अराउंड 90% लोगों के बॉडी में विटामिन डी तो कम होगा ही होगा। और अगर गलती से कोई और ऐसा बंदा भी है जिसको विटामिन डी की कमी नहीं है, जिसकी मतलब कमी नहीं, जो विटामिन डी ले रहा है, ठीक है, विटामिन डी तो अब वो ले रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा उसकी बॉडी में। अरे भैया फैट भी तो खाना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है विटामिन डी आपका, फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर आपने अब डाइटिंग के चक्कर में हम घी भी खाना तो छोड़ दिया हमने, बाहर का जंक फिर भी हम खा लेंगे, लेकिन घर पे घी खाने में, रोटी पे नहीं मम्मी घी नहीं लगाना, सब्जी में घी नहीं डालना, ये सारी चीज़ें होती है, हम तो डाइटिंग करें। अरे भैया तुमने फैट नहीं खाया तो तुम्हारी बॉडी में जो ये सारे विटामिन हैं, ए, डी, ई के, ये नहीं रहेंगे। विटामिन डी तो बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं होगा, स्टोर ही नहीं होगा आपकी बॉडी में, क्योंकि आप तो फैट खा ही नहीं रहे, तो विटामिन डी को लेने का कोई फायदा नहीं है, खा ही नहीं रहे ना आप फैट। तो फिर स्टोर करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी डाइट में फैट को भी शामिल करें, गुड फैट को, ठीक है, अच्छे फैट को शामिल करें, जिससे आपकी बॉडी में ये विटामिन ए, डी, ई के सिंथेसाइज हो सके, रह सके, और विटामिन डी स्टोर हो सके। ठीक है, और इसके बाद जब विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाएगा बॉडी में, तभी हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हमारी, जिससे हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है हमारी हड्डियां, ठीक है, जिससे कि फिर वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ठीक है, इसके बाद ये तो बात हो गई हमारी किसकी, फैट की। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे हम थोड़ा सा किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। ठीक है,
तो फिर अब आगे बात करते हैं, ये हमारी फैट की बात हो गई, अब हम आगे बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, लेकिन अब प्रोटीन की बात करने के लिए सबसे पहली चीज है, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे लिए वो हमारी प्राइमरी फूड स्टफ्स एंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो काम करते हैं, किसका काम करते हैं? हमारी जो सेल्स खराब हो गई हैं, जो टिश्यूज खराब हो गई हैं, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में। ठीक है, उन सारों को उनकी मरम्मत करेंगे, ठीक है, उनको सही करेंगे, जो कहीं से खराब है उसको, ये सारा काम हमारा प्रोटीन करता है। तो बच्चों, आज के लिए हम अपना फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आगे पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, क्या आपका प्रोटीन है, क्या विटामिन्स है, मिनरल्स, इन सब की बात करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको काफ़ी अच्छे से और समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना यहीं पे, मेरा बैक में ये क्या हो गया देख, अच्छा, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी इसका आगे आएगा पार्ट 2 में, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी आप मेरे साथ जुड़िएगा, आगे पढ़ेंगे क्या प्रोटीन्स हैं, क्या विटामिन्स हैं, क्या मिनरल्स हैं, इन सब के बारे में और डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।